जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 17 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 29 दिसंबर 2024 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखो भी अपन यहां पे पूरा का पूरा सिचुएशन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो अब यहां पे ठोस पहले आ जाता है आपका ठोस, ठोस से द्रव और द्रव से गैस, इस कंडीशन में चीजें होती हैं। अब देखो ठोस से जब द्रव में चेंज होगा ना, ठोस से जब द्रव में चेंज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे, गलन, या फिर मेल्टिंग बोल सकते हैं, गलन, ठीक है, गलना एक प्रकार से। और जब द्रव का गैस में चेंज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण बोलेंगे। एक होता है वाष्पोत्सर्जन और एक होता है वाष्पीकरण, दोनों अलग चीजें हैं। ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भी वाष्पीकरण क्या है और वाष्पोत्सर्जन क्या है, दोनों एक ही ऑप्शन यानी एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आए हुए थे, दोनों आए हुए थे भी। तो वाष्पीकरण वो चीज होती है जो आप एक प्रकार से निर्जीव, जहां पे निर्जीव हो यानी जीवन नहीं हो, वहां पे अगर किसी भी चीज का अगर एक प्रकार से गैस के रूप में बन रहा है तो वो क्या है, वाष्पीकरण है। पौधों के अंदर क्या होता है, पौधे जब अपना जब रंध्र के द्वारा है वो पानी को रंध्र के द्वारा त्यागते हैं तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, क्योंकि वहां पे सजीव है, यानी पौधा एक सजीव है। तो सजीव में जो क्रिया होगी ना उसे वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे और निर्जीव के अंदर जो क्रिया होगी ना उसे वाष्पीकरण बोलेंगे। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में गैस है, गैस से ठोस में चेंज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे निक्षेपण। चीजें समझ में आ गई क्या? अब वापस चलो यहीं से वापस चलेंगे। ठोस से सीधे गैस में चेंज होना, इसे क्या बोलेंगे, उद्रवपातन, इसे क्या बोलेंगे, उद्रवपातन बोलेंगे, ठीक है। और गैस से वापस द्रव में चेंज होना, गैस से वापस द्रव में चेंज होना, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे संघनन, संघनन। और जब आपका द्रव से ठोस के अंदर चेंज होना, द्रव है उसका ठोस के अंदर चेंज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन एक प्रकार से हिमांक बोल सकते हैं भी, हिमांक या फिर जमाव बिंदु बोल सकते हैं भी। हिमांक बोलना या फिर जमाव या फिर फ्रीजिंग बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, हिमीकरण बोल सकते हैं। तो ये चीजें होती है। तो इसमें गैस से द्रव में, तो गैस से द्रव में आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, गैस से द्रव में आएगा तो उसे संघनन बोलेंगे भी, ठीक है। गैस से द्रव में आ रहा है तो संघनन बोलेंगे। और उसके बाद में इसने बोला भी द्रव से ठोस में आएगा, द्रव से ठोस में आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ठोसीकरण बोल सकते हैं, हिमांक बोल सकते हैं। हिमांक बिंदु जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है वो हिमांक बिंदु होता है, तो हिमांक बिंदु बोल सकते हैं, हिमीकरण बोल सकते हैं, फ्रीजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, मक्खी शहद बनाती है, अतः मक्खी एक क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, अपघटक है, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता है, या फिर उत्पादक है। अब यहां पे चीजें समझना भी, सूर्य से जो उत्पादक क्या होता है, उत्पादक आपका घास, घास है वो उत्पादक है भी, यानी
एक प्रकार से बोल सकते हैं जो 100 पोषी होते हैं ना, 100 पोषी होते हैं, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, उत्पादक बोल सकते हैं। चीजें समझ में आ गई। तो घास है वो यहाँ पे 100 पोषी है, यानी भोजन अपना खुद बनाता है ये। उसके बाद में जो घास पे डिपेंड रहने वाले होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं भी, ठीक है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर जो चीजें डिपेंड है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं भी। और सबसे लास्ट के अंदर है ना, सबसे लास्ट के अंदर है वो आपका आता है कौन सा, अपघटक। सबसे लास्ट में अपघटक आएगा भी। अपघटक होता है ना, ये सबसे लास्ट में आता है, यानी हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे, यानी सबसे बड़ा जो समूह होता है ना वो अपघटक का होता है। कहने का मतलब ये है भी अपने शरीर के अंदर भी अपघटक है। जैसे ये मान लो भी सबसे बड़ा घटक है, सबसे पहले घास आया, घास के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, यानी घास को कौन खाएगा, खरगोश खा लेगा, खरगोश को लोमड़ी खा जाएगी, लोमड़ी को कौन खाएगा, लोमड़ी को ये मान लो भी आप लोमड़ी को मान लो लोइन खा जाएगा, तो लोइन को कौन खाएगा, लोइन को तो कोई नहीं खाता भी, यानी शेर का राजा, ये वन का राजा होता है, तो वन का राजा होता है। तो अब यहां पे लोइन से भी बड़ा कौन आएगा, लोइन से बड़ा आएगा अपघटक, यानी जो शेर है, शेर के शरीर के अंदर भी बहुत सारे अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि शेर जब मरेगा तो शेर के शरीर के अंदर अपघटक होते हैं, वो अपघटक शेर का शरीर का क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे भी। तो यहां पे अपघटक क्या है, सबसे लास्ट में आता है। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में अब देखो भी मधुमक्खी है, मधुमक्खी को शहद बनाना है, शहद बनाएगी तो ये क्या करेगी, उसको ये तो है नहीं भी इसके पास में जो एक प्रकार से पुष्प का जो रस लेना है उसको, तो ये दूसरे के पास में जाएगी, और पानी लेने जाना है तो भी ये दूसरे के पास में जाएगी। तो इसीलिए मक्खी यहां पे क्या है, मक्खी शहद बनाती है, तो मक्खी यहां पे आपकी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी भी। घास है वो क्या है, 100 पोषी है, अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन मधुमक्खी है ना, उसको रस के लिए, यानी फूलों का जो रस है वो लाने के लिए उसे क्या है, गुलाब के ऊपर जाना पड़ता है, गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, वहां पे जाना पड़ता है, वहां से वो मकरंद है वो इकट्ठा करके अपना शहद बनाती है। तो इसीलिए मक्खी क्या है, यहाँ पे मक्खी आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, द्रव्यमान m और वेग v वाले एक गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान और वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके वेग के अनुक्रमानुपाती, लेकिन द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती लेकिन इसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो, अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं, सारे के सारे जानते हैं सर जी, 1/2 काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है, mv² होता है, ये होता है। अब देखो भी ये काइनेटिक एनर्जी है। अब एक तो होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, और समानुपाती का या फिर अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है भी एक प्रकार से समानुपात में। अब देखो भी m है वो काइनेटिक एनर्जी के समानुपात में है, और v है वेग, m यहां पे क्या है आपका द्रव्यमान है, v वेग है, वेग है वो भी क्या है, वेग है वो भी काइनेटिक एनर्जी के समानुपात में है। यानी जितना आप द्रव्यमान बढ़ाओगे उतनी ही आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। जितना आप वेग को बढ़ाओगे उतनी ही आपकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये क्या है भी, ये समान अनुपात में है। जैसे व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, जैसे अगर मैं ये बोलूं भी काइनेटिक एनर्जी है वो 1/m है, ये मान लो, तो यहां पे द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अगर आप द्रव्यमान को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे तो आपको द्रव्यमान को घटाना पड़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, दुश्मनी का रिलेशन हो गया एक प्रकार से, ठीक है, जो कि इसमें है नहीं। तो यहां पे देख लो भी v² है, यानी वेग के वर्ग के और द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है भी, अनुक्रमानुपाती है या फिर बोल सकते हैं समानुपाती है। तो बिल्कुल सही बात है, आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें देखना है आपको भी निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है, ये आपको बताना है। आवाज का फटना, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, तेलीय त्वचा,
और रजोधर्म और शतनों के आकार में वृद्धि। तो यहां पे लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं है, वो आपको बताना है। यानी जब लैंगिक परिपक्वता आएगी तो उसमें त्वचा है वो तेलिया हो जाती है भी, बिल्कुल सही बात है। रजोधर्म है वो भी शुरू हो जाते हैं भी, ठीक है। रजोधर्म है वो लगभग अपन मान के चलते हैं भी 11 से 12 साल की जब एज हो जाती है तो रजोधर्म है वो जो मासिक चक्कर है उसे रजोधर्म बोलते हैं। मासिक चक्कर है जो ब्लीडिंग वगैरह है वो शुरू हो जाती है भी। और शतनों के आकार की वृद्धि है वो भी यहां पे शुरू हो जाती है। तो आवाज का फटना है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस है, ये लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं है भी। यानी आवाज है वो ये जरूरी नहीं है भी जब लड़की बड़ी हो तब फटना शुरू हो, या फिर आवाज है वो आवाज के अकॉर्डिंग है वो अपन उसकी लैंगिक परिपक्वता का अंदाजा नहीं लगा सकते भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है प्राकेंद्रिकी कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करना आपको। तो झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं और इसमें एक ही गुणसूत्र होते हैं, या फिर केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अब देखो भाई सेल दो प्रकार की होती है, सेल है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी और एक होगी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, ये आपकी कम विकसित कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कम विकसित है तो इसके अंदर जो कोशिकांग होंगे, जो अंगक होंगे वो भी क्या होंगे, कम विकसित होंगे। और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, ये परिपक्व या फिर विकसित कोशिका होती है, तो इसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं भी। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो यानी अंगक उपस्थित नहीं होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, अंतःपार्थिवी जालिका है, ये कोशिकांग है वो इसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं भी। तो इसके अंदर है वो आपका 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इसके अंदर है वो 70 अस और 80 अस दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है भी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो केंद्रक झिल्ली, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है जो केंद्रक होता है ना, वो केंद्रक कम विकसित होता है भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ठीक है। और केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है जिसे अपन केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, वो इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है भी, ABSENT एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहां पे केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है नहीं भी। इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, नहीं भी, एक से अधिक गुणसूत्र वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं। और झिल्ली द्वारा आबंधित कोशिकांग उपस्थित होते हैं, नहीं। यानी इसके अंदर जो भी कोशिकांग होंगे ना प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, वो क्या है उसकी झिल्ली नहीं होगी भी। यानी जैसे केंद्रक की केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर एक लेयर होती है भी, ठीक है, तो वो लेयर नहीं पाई जाती भी इसके अंदर। तो ये कोशिकांग है वो कोशिकांग जो झिल्ली द्वारा आबंधित कोशिकांग नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। एक ही गुणसूत्र होता है, एक ही गुणसूत्र का मतलब समझते हो भी, गुणसूत्र आधा होता है एक प्रकार से भी, एक से अधिक गुणसूत्र है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक ही गुणसूत्र होता है भी। तो यहां पे आपका ये सही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्त्राव नहीं करती है? लार का, श्लेष्मा का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और पेप्सिन का। देखो भी अमाशय है, अमाशय। अब अमाशय के अंदर क्या होता है भी, अमाशय के अंदर अपने पास में एक तो होते हैं भित्ति कोशिकाएं। अमाशय के अंदर है वो भित्ति कोशिकाएं पाई जाती है, भित्ति सेल, या फिर इसे अपन बोलते हैं जाइमोजन सेल भी बोल सकते हैं अमाशय के अंदर। दूसरा इसके अंदर होता है, दूसरा इसके अंदर श्लेष्मा होता है भी, श्लेष्मा, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर है वो एक प्रकार से अपन भित्ति सेल आ गई, श्लेष्मा आ गई, जाइमोजन सेल बोल सकते हैं इसको, चिप कोशिका, चिप सेल बोल सकते हैं, चिप सेल या फिर जाइमोजन सेल, ये भित्ति सेल होती है भी। इसे भित्ति सेल को अपन जाइमोजन सेल नहीं बोलेंगे, इससे चिप सेल होती है ना, इसको अपन जाइमोजन सेल बोलते हैं भी। ये भित्ति कोशिका, ये श्लेष्मा, ये पाई जाती है। अमाशय के अंदर और क्या पाया जाता है? श्लेष्मा आपको पता है भी जेली टाइप का एक लिक्विड आकार का होता है, ये कहां पे पाया जाता है? तो ये जो भित्ति सेल है ना, भित्ति सेल, भित्ति कोशिकाएं होती है, इससे HCl अम्ल होता है भी, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा अमाशय की दीवारों पे पाया जाता है, जो कि
जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय के अंदर, वो क्या है, दीवारों को नुकसान न पहुंचाए भी, अमाशय की जो दीवारें होती है उसको नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए जो श्लेष्मा होता है वो कहां पे होता है, अमाशय की दीवारों पे होता है भी। ये गाढ़ा एक प्रकार से जेली टाइप का लिक्विड होता है। चिप सेल होती है जिसे जाइमोजन सेल बोलते हैं, इससे क्या है, पेप्सिन व लाइपेज, पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है, ठीक है, ये होता है। तो इसमें आपको लार नहीं होती हुई, लार है वो लार ग्रंथियों से निकलती है भी, लार है वो लार ग्रंथियों से निकलती है, और लार ग्रंथि है वो हमारे मुख के अंदर होती है, और लार का जो पीएच मान है वो 6.8 होता है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार के अंदर है वो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है भी, लार एमाइलेज बोल सकते हैं, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, या फिर इसे टाइलिन एंजाइम भी बोल सकते हैं भी, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। और दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है भी, लाइसोजाइम, जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं का नुकसान करता है या फिर सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, दंत चिकित्सक एक आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है। दंत चिकित्सक है वो आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है, एक अवतल दर्पण का, एक समतल दर्पण का, एक समतल उत्तल दर्पण का, या फिर एक उत्तल दर्पण का। तो दंत चिकित्सक है वो कौन से दर्पण का यूज करेगा भी, तो एक अवतल दर्पण का यूज करेगा भी। अवतल दर्पण होता है ना, वो क्या करता है, वो एक प्रकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है भी, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है भी, ठीक है, ऋणात्मक होती है। इसकी क्षमता है वो भी ऋणात्मक होती है, ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है भी, ये चीज ध्यान में रखना। समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो अनंत होती है, और उत्तल दर्पण है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है भी, उत्तल दर्पण है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका जो यूज है वो जो गाड़ी होते हैं, मोटर वाहन होते हैं, उसके साइड ग्लास के रूप में, पार्श्व दर्पण के रूप में किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और इसकी जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो भी क्या है, पॉजिटिव में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो अवतल दर्पण है इसका यूज है वो दंत चिकित्सक भी करते हैं, और जो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, अगर दीप होते हैं, उसमें भी क्या है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है। कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं, कोलाइड नहीं, वैसे विलयन है, मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं एक प्रकार से, वैसे तो समांगी और विषमांगी होता है, लेकिन विलियंस अपने आप में, एक तो विलियन हो गया भी, वास्तविक विलियन हो गया, विलियन 3 प्रकार के होते हैं, ये मान सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, विलियन है, विलयन, विलियन है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका वास्तविक विलियन, वास्तविक विलियन हो गया। दूसरा होता है आपका समांगी विलियन, समांग, ओहो गलत कर दिया ना। दूसरा आपका हो जाएगा कोलाइडी विलियन, कोलाइड। और तीसरा हो जाएगा आपका ये वास्तविक विलियन, कोलाइड विलियन, और ये आपका तीसरा हो जाएगा निलंबन, निलंबन, ठीक है। वास्तविक विलयन है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका स्थायी होता है भी, और ये समांगी होता है भी। समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण होता है वो आपका क्या होता है, वास्तविक होता है। ये आपका क्या होता है, कोलाइडी विलयन है, ये आपका क्या होता है, विषमांगी होता है भी, विषमांगी होता है। और ये भी आपका क्या होता है भी, विषमांगी होता है। उसके बाद में वास्तविक विलयन है ना, वास्तविक विलयन स्थायी होता है भी, बताऊंगा मैं आपको चीजें। ये भी आपका स्थायी होता है और ये आपका अस्थायी होता है, ठीक है। वैसे आपको सभी पता है, लेकिन बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं ये, अब आपको थोड़ा सा क्या है यहां पे रिवीजन करवा दूं मैं। वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है, स्थायी होता है, और ये आपका क्या होता है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, नगन आंखों से इसे नहीं देख सकते भी, नगन आंखों से नहीं देख सकते, यानी ये क्या होता है, सूक्ष्म कण होते हैं भी, ये सूक्ष्म कण होते हैं। इसको भी अपन क्या है, नगन आंखों से नहीं देख सकते, ये भी आपके क्या है, सूक्ष्म कण होते हैं। और ये आपके क्या होते हैं, इनको अपन नगन आंखों से देख सकते हैं, यानी ये विजिबल होते हैं।
अब देखो भी एग्जाम्पल के रूप में वास्तविक विलयन, जैसे पानी के अंदर हमने नमक मिला दिया और पानी के अंदर नमक मिलाया है, उस गिलास को आप 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे छोड़े रखो, लेकिन उसमें से नमक और पानी है वो अलग नहीं हो सकता। यानी ये सताई है, ये नहीं है भी नमक नीचे आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और आपका जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, ये नहीं होता उसमें, ठीक है। ये सताई है, ठीक है, स्थायी है और इसको अपन अलग अलग नहीं दे सकते भी, नमक को अलग नहीं दे सकते और पानी को अलग नहीं दे सकते, यानी ये समांगी हो गया आपका, ठीक है, समान मात्रा में है। और इसमें से जब अपन प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा अभी हमें, तो इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं भी इनके जो कण है ना वो नगन है, इनको अपन एक प्रकार से बोल सकते हैं भी नगन आंखों से नहीं देख सकते। ये विषमांगी होते हैं, यानी कोलाइडी विलयन होते हैं, वो विषमांगी होते हैं भी। एग्जाम्पल के रूप में दूध, एग्जाम्पल के रूप में दूध होता है, ये स्थायी होता है भी, ये भी स्थायी होता है और इससे इसके जो कण है वो नगन होते हैं, नगन आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और कोलाइडी विलयन के अंदर से जब अपन प्रकाश गुजारेंगे तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा भी, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ध्यान में रखना। जब प्रकाश का मार्ग जब कोलाइडी विलयन से गुजारेंगे तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, उसे कोलाइडी विलयन बोलते हैं। निलंबन में क्या होता है, निलंबन आपका अस्थायी होता है। जैसे पानी के अंदर है वो हमने मिट्टी को मिला दिया, पानी के अंदर मिट्टी को मिला दिया तो ये क्या होता है, आपका विषमांगी मिश्रण बनेगा। जैसे ही हमने क्या है 10-15 मिनट ग्लास को छोड़े रखा तो मिट्टी इसमें से अलग हो जाएगी, पानी इसमें अलग हो जाएगा, तो ये क्या आपका विषमांगी है और ये क्या है अस्थायी आपका, यानी स्थायी नहीं रहता ये। और जब इनको कणों को अपन अलग अलग देख सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है, जब प्रकाश का मार्ग गुजारेंगे, प्रकाश इसमें से गुजारेंगे तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा भी। इतनी चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भी वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन अपना ये था भी कोलाइडी का गुण नहीं है, वो आपको बताना भी कोलाइड विलयन का गुण कौन सा नहीं है। कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी निस्पंदन का मतलब होता है छानना, निस्पंदन का मतलब क्या है, छानने, यानी छान करके अपन क्या है अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते भी। यानी दूध को आप छलनी से छान लेना तो क्या दूध और पानी अलग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भी। उसमें वसा भी है, वसा को अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही बात, अभी विषमांगी मिश्रण है, अभी पढ़ा है अपन ने। शांत छोड़ देने पर कोलाइड के कण तली में नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, कोलाइड है वो आपका समांगी मिश्रण है, ये बात बिल्कुल गलत है। समांगी मिश्रण नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है। चीजें समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन एएलपी के अंदर पूछा गया था, एएलपी के अंदर पूछा गया था या फिर टेक्नीशियन के अंदर, भी कोलाइड के कणों को अलग कैसे कर सकते हैं, ये आपका टेक्नीशियन के अंदर पूछा गया था भी। तो इसके लिए एक विधि है कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी है ना, इसके अंदर दे रखा है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि है जिसके द्वारा है, या फिर सेंट्रीफ्यूजेशन विधि भी बोल सकते हैं। अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि में क्या होता है भी, एक हाई स्पीड रोटेशन मशीन होती है, यानी बहुत ज्यादा तेज गति से घूमने वाली एक मशीन होती है। उस मशीन के अंदर दूध है, जो भी कोलाइडी कण है, कोलाइडी विलयन, उसको रखा जाता है और एक हाई स्पीड के अंदर है उसको रोटेट किया जाता है, जिससे जो भारी कण होते हैं वो तो तली में बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण है वो उसको कोलाइडी विलयन के जो कणों को क्या है अपन अलग कर सकते हैं। तो उस विधि को अपकेंद्रण विधि बोलते हैं भी। चीजें समझ में आ गई क्या, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। अशुद्ध जो धातु होती है उसको परिष्कृत करने के लिए कौन सी विधि, यानी शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत का मतलब होता है भी अलग करने के लिए, जो अशुद्धि उसको अलग करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, या फिर यशद लेपन जिसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, और पट करना, पट, ये पट है लेकिन यहाँ पे पेंटिंग होना चाहिए था, पेंटिंग करने से, या फिर तेलीकरण से, ऑयलिंग से। तो देखो यहां पे 2-3 प्रकार की विधि होती है। एक तो इसमें आती है भी भर्जन विधि, भर्जन विधि, और एक आपका आती है निस्तापन विधि, निस्तापन विधि, ठीक है। भर्जन विधि और निस्तापन विधि, इसके द्वारा भी अपन है वो धातु को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। निस्तापन को एक प्रकार से स्केलिंग विधि भी बोलते हैं, ठीक है। और भर्जन को रोस्टिंग विधि भी बोलते हैं, भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं और निस्तापन को स्केलिंग विधि बोलते हैं। तो भर्जन विधि के द्वारा है वो अपन, तो इसके अंदर भर्जन में आपकी सल्फाइड हो जाएगी, सल्फाइड एशक को, और यहां पे हो जाएगा आपका कार्बोनेट एशक,
कार्बोनेट एशक, ठीक है, और इसके क्या है ऑक्साइड बना करके उसको क्या है ये शुद्ध किया जाता है। दूसरी विधि, ये जो विधि यूज की जाती है ये मध्यम अपक्रियाशील तत्वों, मध्यम या फिर निम्न अपक्रियाशील तत्वों, मध्यम या फिर निम्न अपक्रियाशील जो तत्व होते हैं ना उसके लिए कौन सी विधि यूज करते हैं, भर्जन विधि और निस्तापन विधि, ठीक है, जिसमें सल्फाइड एशक और कार्बोनेट एशक होते हैं, जिससे क्या है इसके ऑक्साइड तैयार किए जाते हैं और फिर अपचयन विधि के द्वारा है वो इसको शुद्ध किया जाता है। और जो आपकी एक प्रकार से उच्च अभिक्रियाशील जो धातु है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है उसको अपन है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा है वो क्या किया जाता है, धातुओं को शुद्ध किया जाता है। ऐसी जो धातु होती है उच्च अभिक्रियाशील, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आपकी क्या है उच्च अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित करके उनकी अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यशद लेपन है, गैल्वेनाइजेशन है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन या फिर यशद लेपन कहलाता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी क्षार के साथ एक अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है और अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। मैंने आपको बताया था भी एक तो होता है आपका धात्विक ऑक्साइड, एक आपका क्या होता है धात्विक ऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन है ना ये आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं, वो क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड है ये आपके क्या होते हैं, ऐसे अधात्विक और ऐसे अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये चीजें इतनी चीजें आपको ध्यान में आ गई। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे और अधात्विक ऑक्साइड है वो आपके अम्लीय प्रकृति के होंगे। उसके बाद में यहां पे बात करते हैं आपका अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर अपन तेल इससे क्षार से करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। तो देखो भी यहां पे अपन बात करते हैं भी एक तो आपका आ गया जैसे अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, यानी ये एक क्षार है CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। और हमको और क्या चाहिए भी, हमको और चाहिए अधात्विक ऑक्साइड चाहिए भी। अधात्विक ऑक्साइड कौन सा हो गया, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक क्या है अधात्विक ऑक्साइड है। ऑक्साइड होना चाहिए अधात्विक, यानी अधातु होनी चाहिए और उसका ऑक्साइड भी होना चाहिए। तो कार्बन अधातु है और इसके साथ में ऑक्सीजन लग गया तो ये अधात्विक ऑक्साइड हो गया। और अभिक्रिया होगी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने की और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया होती है तो ये क्या बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसे संगमरमर बोलते हैं और प्लस में H2O जल बनता है। अब ये संगमरमर यानी ये एक प्रकार से क्या बन गया, लवण बन गया और ये आपका जल बन गया। तो यहां पे आपको पता लग गया होगा भी दोनों की दोनों कंडीशन है वो बिल्कुल सही है भी। यानी क्षार के साथ जब अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है और अधात्विक ऑक्साइड है वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं और धात्विक ऑक्साइड है वो प्रकृति में क्या होते हैं भी क्षारीय होते हैं। इस प्रकार से याद रखो ऐसे अधात्विक और ऐसे अम्लीय। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, दोनों के दोनों है वो सही है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब आपको मिलान करना है, मिलान करना है कीटोन का कौन सा स्तंभ है, एल्किन का अनुलग्न क्या है, एल्डिहाइड का क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है। कीटोन में ओन होता है भी, कीटोन के अंदर आपका ओन होता है और यहां पे जैसे ही कीटोन किसी में लगाएंगे, जैसे अपने पास में आ गया प्रोप, प्रोप में अगर कीटोन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन, ओन आ जाएगा प्रोपेन। प्रोप के अंदर ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, प्रोपेन। उसके बाद में एल्किन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों श्रेणियां होती है। तो कीटोन के अंदर क्या होता है भी ओन होता है और ओन होता है तो डबल बॉन्ड के साथ में ये आपके पास में आ जाएगा, ये होता है ONE ओन। ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड के साथ में। और याद रखना कीटोन जब भी जुड़ेगा ना तो उसमें कम से कम है वो 3 कार्बन होने जरूरी होते हैं भी। यानी ये जैसे मेथेन है, मेथेन में कीटोन नहीं जोड़ सकते आप। ठीक है, और एथेन, एथेन भी आप कीटोन नहीं जोड़ सकते। प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर है वो आप कीटोन जोड़ सकते हैं भी। सॉरी, कीटोन जोड़ोगे ना, प्रोप में कीटोन जोड़ोगे तो प्रोपेनोन बनेगा भी, प्रोपेनोन बनेगा, प्रोपेन नहीं बनेगा। क्या बनेगा भाई, प्रोपेनोन।
प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बनेगा, ओन लगाओगे ना आप। तो यहाँ पे प्रोपेन है, प्रोपेन के अंदर अगर आप कीटोन समूह लगाना चाहते हो, कीटोन समूह लगाओगे तो यहाँ पे आपके पास में 3 कार्बन होने जरूरी होते हैं, कम से कम 3 कार्बन होने जरूरी होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना आप। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था, भी निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन समूह का प्रथम और द्वितीयक, एक प्रकार से प्रथम और द्वितीयक उपभोक्ता बोल लो, या फिर प्रथम और द्वितीयक वर्ग कौन से हैं, या फिर प्रथम और द्वितीयक स्तंभ कौन से हैं, ये हो सकता है। तो प्रथम कौन सा हो जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है, और द्वितीय कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। तो कीटोन का ओन आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन हो जाएगी। एल्किन के अंदर क्या होता है, एल्किन, एल्किन एक तो होता है आपका एल्किन, एल्केन में सिंगल बंद होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसीलिए इसे सतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और एल्कीन, एल्किन में कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहां पे आपके पास में एल्किन है, और एल्किन में आपके पास में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो सी डबल, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक, यानी कार्बोक्सिलिक में ओइक लगाते हैं। जैसे प्रोपेन के अंदर ओइक जोड़ेंगे तो प्रोपेनोइक बन जाएगा, ये प्रोपेनोइक, ठीक है, ब्यूटेनोइक, इस प्रकार से ओइक लगाना आपको। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसका सी डबल प्रकार्यात्मक समूह होता है, COOH होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है, तो एल्डिहाइड का होता है CHO, एल्डिहाइड का एल होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, एल होता है, जो कि एल आ गया, और ये क्या होता है, CHO होता है एल्डिहाइड। और एक उसके बाद में आपका एस्टर होता है, एस्टर का क्या होता है, COO, ये आपका एस्टर का होता है। और इथर का क्या होता है, इथर का होता है आपका O, ठीक है। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखना। ये आपका क्या है, ये आपका एस्टर है, एस्टर, एस्टर का COO, और इथर का क्या होता है, O होता है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही मिलान है इसके अंदर। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 24 कैरेट जो सोना होता है उसे क्या कहा जाता है, सभी जानते हैं, शुद्ध सोना बोला जाता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको समझाने वाली क्या चीज है, ठीक है, अगर इसमें मैं टाइम कटिंग करूंगा तो ये आपके लिए क्या है, लॉस है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हो बहुत बढ़िया बात है, आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को चेक करते हो, और इससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन आप है वो थोड़ा सा इसमें, अगर जैसे मैंने क्वेश्चन निकाल लिया, जैसे ये मान लो भी ये क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन निकाल लिया, अब आप क्वेश्चन को यानी क्लास को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद में अब इसका क्वेश्चन का आप बढ़िया तरीके से पढ़ करके और उनका आंसर दे दो, और आंसर आप अपनी बुक के अंदर या फिर नोटबुक के अंदर लिख लो, और उसके बाद में जो यहाँ पे दिखाया जाएगा तो उसमें मैच कर लेना, भी कोई दिक्कत नहीं है। जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है। देखो भी, अम्ल की बात करो चाहे वो क्षार की बात करो, अम्ल की बात करो चाहे वो क्षार की बात करो, जब भी धातु के साथ में अपक्रिया करेगा ना तो क्या देगा, तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा भी। ये चीज आप ध्यान में रखना भी, हाइड्रोजन गैस है ना वो उत्पन्न करता है भी, ठीक है। तो यहां पे अपन बात करते हैं भी, अम्ल एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में भी, लवण और हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है ना, लवण और हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है, केवल हाइड्रोजन भी दे रखा है इसमें, और लवण और जल भी दे रखा है। तो यहाँ पे लवण और हाइड्रोजन बनता है या फिर केवल हाइड्रोजन बनता है। लेकिन मैंने आपको इतना श्योर किया है भी, याद रखना जब भी अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है धातु के साथ में तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। और जब भी अम्ल प्लस में क्षार की अपक्रिया है वो हाइड्रोकार्बन के साथ में होती है, ठीक है, या फिर कार्बोनेट के साथ में होती है, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में होती है, या फिर कार्बोनेट के साथ में होती है, तो वहां पे आपकी क्या बनते हैं, CO2 कार्बन डाई गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बोनेट के साथ में होगी। धातु के साथ में होगी तो हाइड्रोजन बनेगी, लेकिन क्षार के साथ और अम्ल के साथ में जब कार्बोनेट के साथ में अपक्रिया होगी तो उस समय है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में HCl एक अम्ल है और इसकी अपक्रिया है वो ZN किसके साथ में, जिंक के साथ में करवा दो, किसी के भी साथ में करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में बनेगा ZnCl2 और प्लस में H2, प्लस में H2। तो ZnCl क्या है, एक लवण है, एक क्या है भी लवण है, और ये H2 क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है। तो अपन क्या बोलेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस दोनों बनेगी भी, लवण और हाइड्रोजन गैस है दोनों बनेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि
किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब आपने लेंस की क्षमता देख करके अंदाजा तो ये लगा लिया होगा भी लेंस कौन सा है। अगर यहां से ये पूछता भी यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी या कौन सा लेंस है, ये पूछता। तो देखो भी मैंने आपको बताया था भी अगर किसी की क्षमता ऋणात्मक है तो इसका मतलब है भी वो लेंस कौन सा है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही आएंगे। अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों ही एक जैसे ही होते हैं भी, यानी इसकी माइनस में ही चलती है भी, यानी जो क्षमता है और फोकस दूरी दोनों ही माइनस में चलती है भी। और पॉजिटिव में अगर है तो इसका मतलब वो उत्तल लेंस हो सकता है और उत्तल दर्पण हो सकता है भी। ये चीजें इतनी ध्यान में आ गई। अब देखो, अब यहां पे अपन ज्ञात करेंगे भी फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, P बराबर होता है 100/f। अब f यहां पे क्या आएगा, f आपका यहां पे सेंटीमीटर में आएगा। जब फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है आपको, तो 100/f आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरी जो कंडीशन ये आती है भी अगर आपको फोकस दूरी मीटर में दे रखी हो, तो फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो P पावर बराबर 1/f आ जाएगा भी, 1/f आ जाएगा। अब आपको तो f तो ज्ञात करना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, 1/p। तो यहां पे f बराबर आपके पास में 1 और p कितनी है, 1 डायोप्टर है, तो यहां पे आपके पास में 1 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, ये फोकस दूरी आ जाएगी, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में यदि 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व संयोजन से जुड़े हुए हैं तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो भी अब पार्श्व क्रम एक तो होता है आपका पार्श्व क्रम और एक होता है आपका श्रेणी क्रम, दोनों चीजें अलग अलग होती है। पार्श्व क्रम में आप श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो RE बराबर आपके पास में होता है R1 प्लस में, यानी डायरेक्ट जोड़ते हैं आप, तो यहां पे आपके पास में डायरेक्ट हो जाएगा ये R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार से ये डायरेक्ट जुड़ेगा। और अगर आप, ये तो श्रेणी क्रम में है, अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं या फिर इसे ये बोल सकते हैं भी आप समांतर क्रम की छोड़ो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, तो भी बात एक ही है भी RE बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। अब इन दोनों का मैं आपको क्या पार्श्व क्रम में और श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में निकाल लेंगे अपन। 1/RE बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 1/5 प्लस में 1/10 प्लस में 1/20। एलसीएम कितना आ गया सर जी, 20 आ गया। 5 चौके 20, 10 दुए 20 और 20 एकम 20। तो यहां पे आपके पास में 1/RE बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 4 2 6 और 1 7/20। तो यहां पे आपके पास में R कितना आ गया, ये तो 1/RE है, तो R कितना आ गया, तो 20/7 आ गया, 20/7 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में अगर आपसे पूछ लेता तो सर जी डायरेक्ट जोड़ देते अपन, इतना तो हमें आता है, ठीक है भी। 5 10 और 20, तो यहां पे 15 30 30 और 5 35, तो यहां पे 35 ओम है, वो इसका क्या आ जाता श्रेणी क्रम में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, आर्किमिडीज, प्रोफेसर सीवी रमन, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजक न्यूटन। तो यहां पे कांच का प्रयोग यानी सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम का मतलब क्या होता है, वर्णक्रम का मतलब होता है सूर्य का जो प्रकाश है ना वो 7 रंगों में 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तभी है वो उनका जो सूर्य का जो रंग है, सूर्य की किरण का, वो सफेद होता है। और जैसे ही इसको क्या है प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा, तो उससे ही अपन क्या बोलते हैं, वर्णक्रम बोलते हैं। यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, कौन से होते हैं, VIBGYOR, तो ये होता है विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब यहां पे आपके पास में मान ये आता है भी आर्किमिडीज, प्रोफेसर सीवी रमन, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजक न्यूटन। किसने प्रिज्म का, एक प्रकार कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था, तो सर आइजक न्यूटन ने किया था।
सर आइजैक न्यूटन। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कांच के प्रिज्म का उपयोग किया, ठीक है, वर्णक्रम को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज कैसे भौतिक कारक है? सजीव घटक है, जैविक घटक है, अपघटक है या फिर अजैव घटक है? अब देखो भी, सजीव घटक और जैविक घटक दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही बात है। यानी सजीव घटक यानी जो जैविक घटक होंगे ना वो ही सजीव घटक होते हैं भी। जैसे आपके जिसके अंदर जीवन यापन है, जिसके अंदर जीवन विद्यमान है, जिसके अंदर जीवन विद्यमान है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे ही जैविक घटक बोलते हैं। और जैविक घटक में आपका सजीव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अजैविक घटक वो होते हैं निर्जीव, निर्जीव है वो आपके किस में आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं। तो तापमान, वायु, वर्षा और मृदा सारे के सारे निर्जीव है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और नोट्स, इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है। उस नोट्स के फोल्डर के अंदर तीनों बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के कंप्लीट नोट्स है वो इसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं, हिंदी मीडियम के अंदर है। आप डाउनलोड कीजिएगा और इनकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं बढ़िया तरीके से। और आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को रीड कर लेते हैं तो साइंस के अंदर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, ये आपसे वादा है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा। ग्रुप डी के अंदर है ना, बढ़िया तरीके से आप रीड कर लेते हो तीनों नोट्सों को, तो ग्रुप डी के अंदर आपको साइंस में 25 क्वेश्चनों में से 20 प्लस क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये दावा है आपसे, ठीक है। लेकिन शर्त ये अभी आपको तीनों के तीनों बढ़िया तरीके से नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। एनसीईआरटी 9th की और 10th की जो एनसीईआरटी है उस पर आधारित बनाए गए हैं। अब देखो भी, यहां पे आपको पूछा गया है भी, द्रव्यमान m का एक पिंड है और द्रव्यमान 4m का एक पिंड है, समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो पिंडों पर जमीन तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है? वायु प्रतिरोध उपक्षेपित है, यानी वायु जो एक प्रकार से प्रतिरोध बनती है, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं निर्वात अपने पास में, ठीक है। तो यहां पे एक अपने पास में m द्रव्यमान का और एक अपने पास में 4m द्रव्यमान का एक दो अपने पास में क्या है, पिंड है। इन पिंडों को हम ऊंचाई से, एक समान ऊंचाई से गिराते हैं, निर्वात है वहां पे, तो दोनों के जमीन पर पहुंचने पर उनमें लगने वाला समय क्या होगा? तो आप याद रखना, जो भी गुरुत्वीय बल है ना, गुरुत्वीय बल, वो कभी भी ग्रेविटेशन जो फोर्स होना है वो कभी भी आपका किस पे डिपेंड नहीं है, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं है। ग्रेविटेशन जी बराबर क्या होता है, ये होता है स्मॉल जी, जो कि गुरुत्वीय नियतांक होता है, और एम अपॉन में आपके पास में आर स्क्वायर, ये होता है। सर जी एम यहां पे क्या है, एम यहां पे पृथ्वी का द्रव्यमान है, एम यहां पे क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर यहां पे क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, आर यहां पे क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो याद रखना, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, गुरुत्वीय बल होता है, वो द्रव्यमान पे कभी भी डिपेंड नहीं है। ये नहीं है भी जो भारी चीज है उस पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो हल्की चीज है उस पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, नहीं, सभी पे समान गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। ये द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता भी। तो आप एक प्रकार से समझने के लिए अपनी छत पे जाना, 2 मंजिल छत पे, और वहां से एक तो आप 5 kg का कोई द्रव्यमान का ले लेना और एक 2 kg का कोई पत्थर ले लेना, ठीक है। उनको एक समान से दूरी पे, एक समान दूरी से और एक समान समय पे आपको छोड़ना है, दोनों एक ही साथ पहुंचेंगे, तो उनको लगने वाला जो समय है ना वो दोनों का समान होगा, यानी इसका भी समान होगा और इसका भी समान होगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या? तो 1:1 के रूप में होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह कौन सी प्रक्रिया है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सौपोषी, सौपोषी क्या करते हैं? सौपोषी है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन है वो खुद बनाते हैं।
तो स्वपोषी है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे भी। स्वपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं, जैसे H2 है, H2 हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं भी, ठीक है, जिसके अंदर अपना भोजन बना लेते हैं। तो उसे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। परिपक्वता का समय, परिपक्वता के समय मनुष्य में सामान्यतः शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होने लगती है। परिपक्वता के समय मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर है वह मंद होने लगती है। या फिर प्रजनन की लैंगिक विधि में एक व्यक्ति की जनन कोशिकाओं को एक साथ जोड़ना पड़ता है। या फिर परिपक्वता के समय मनुष्य में प्रजनन अंग का परिपक्व होना बंद हो जाता है। देखो भी कौन सा सही है, आपको बताना है। परिपक्वता, ये आप समझते हैं क्या? परिपक्वता का मतलब क्या है? यानी एक प्रकार से व्यक्ति का धीरे धीरे वयस्क की तरफ चले जाना। जैसे आप हैं, आपकी अब कच्ची उम्र है, ठीक है, और धीरे धीरे आप है वो एक वयस्क व्यक्ति की ओर अग्रसर हैं। और जैसे ही आप वयस्क बन जाओगे तो आप, यानी कहने का मतलब ये है भी आपके शरीर की जो वृद्धि है ना, वो एक लिमिटेशन होती है। भी ये बोला जाता है ना भी 18 साल तक आपकी शरीर की वृद्धि और शरीर के अंदर वृद्धि होगी, शारीरिक वृद्धि है वो 18 साल तक होती है भी। उसके बाद में जो आपकी जो शारीरिक वृद्धि है ना, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाती है। तो परिपक्वता का मतलब क्या होता है भी आप परिपूर्ण, यानी अपने शरीर का डेवलपमेंट कर चुके हैं, अपने शरीर का डेवलपमेंट कर चुके हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिपक्वता। यानी अपने शरीर में परिपक्वता आप ला चुके हैं। उसके बाद में जो शारीरिक वृद्धि होती है वह एकदम क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। शारीरिक वृद्धि, शरीर की जो डेवलपमेंट होना है वो धीरे धीरे, या फिर उसकी जो वृद्धि है वो कंडीशन है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है भी, ठीक है। तो 1 से 18 साल तक, 1 से 18 साल तक आपकी जो शारीरिक वृद्धि है, उसकी ग्रोथ रेट है, वो वृद्धि है वो एक प्रकार से तीव्र गति से होती है। उसके बाद में मंद गति से होना शुरू हो जाती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है, और इस गुण को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर भी पूछा गया है। अब देखो भी, पहली जो क्षमता होती है वो कार्बन के पास में होती है, यानी इस प्रकार से अपने कार्बन के साथ कार्बन के ही बंध बना करके अन्य परमाणुओं को आबंधित कर करके और एक अणुओं का निर्माण करना। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है भी, कार्बन के पास में तो होता ही है ये सब कुछ, लेकिन दूसरा कार्बन के बाद में सिलिकॉन भी आता है भी। तो ये उसे अपन क्या बोलते हैं? श्रृंखलन का गुण बोलते हैं। जैसे कार्बन इस प्रकार से कार्बन के साथ में जुड़ करके क्या है, एक श्रृंखला बना लेता है, और ये श्रृंखला का जो दूसरा गुण पाया जाता है वो सिलिकॉन के पास में भी पाया जाता है भी। सिलिकॉन है वो भी श्रृंखलन का गुण दर्शाता है भी, लेकिन कार्बन जितना नहीं दर्शाता। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी, किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि निम्नलिखित में से किस अनुवतन के कारण होती है भी? किस अनुवतन के कारण होती है? तो जलानुवतन क्या होता है? जलानुवतन हो गया, प्रकाशानुवतन हो गया, रसायनानुवर्तन हो गया। प्रकाशानुवर्तन ये होता है आपका एक प्रकार से जलानुवर्तन हो गया भी जल की ओर, यानी पौधे की जो जड़ें हैं वो जल की ओर गति करती है भी इस प्रकार से, तो उसे क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन बोलते हैं। प्रकाशानुवर्तन ये बोलते हैं भी पौधे का जो तना है ना, पौधे का जो तना है वो तना है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यानी सूर्य की ओर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। और गुरुत्वानुवर्तन क्या बोला जाता है? जब पौधे की जो जड़ें हैं, पौधे की जो जड़ें होती है नीचे की ओर वृद्धि करती है, नीचे की ओर वृद्धि करती है, और उसे ही क्या बोलते हैं अपन? गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। लेकिन ऊपरीगामी और अधोगामी ये जो दोनों उसने वृद्धि बोली है, एक तो ऊपरीगामी का मतलब होता है भी ऊपर की ओर भी पौधा वृद्धि करता है, और अधोगामी का मतलब होता है पौधा नीचे की ओर भी वृद्धि करता है भी, उनकी जड़ें हैं वो नीचे की ओर वृद्धि करती है। तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल है वो आपका गुरुत्वानुवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा भी। जैसे अपन ये बोल सकते हैं भी, आप एक प्रकार से पौधा है, इस पौधे को जब इनकी वृद्धि होती है तो जो फोर्स लगता है, पृथ्वी जब फोर्स लगाती है तो उनकी जो टहनियां है वो नीचे की ओर झुकती है। पौधे की जो टहनियां होती है वो नीचे की ओर झुकी रहती है,
और जैसे ही आप उन टहनियों को काटोगे तो वो टहनियां है वो क्या है, एक प्रकार से नीचे की ओर जाएगी भी, ठीक है, नीचे की ओर गिरेगी। तो ये बोल सकते हैं भी जो पौधे की ऊपरी गामी और अधोगामी दोनों को मिक्सिंग रूप से आपको मिलाकर बोला जाए तो वहां पे आपकी गुरुत्वानुवर्तन गति होगी भी, ठीक है। लेकिन अगर ये बोल दे भी पौधे की जड़ें जल की ओर गति करती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो वहां पे जलानुवर्तन होगी। पौधे का तना प्रकाश की ओर गति करता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति होगी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी वाहनों के पार्श्वों में, वाहनों के जो साइड ग्लास है उसमें उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है, क्योंकि ये हमेशा क्या बनाता है, सीधा और प्रतिबिंब चित्र का एक संकीर्ण दृश्य, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। देखो भी उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के अंदर, और एक होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर क्या होता है, अवतल दर्पण के अंदर है वो 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन है उसमें तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और एक कंडीशन होती है उसमें वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। चीजें समझ में आ गई, यानी 5 कंडीशन में वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और एक कंडीशन में वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। उसके बाद में यहां पे उत्तल दर्पण होता है, इसके अंदर 2 कंडीशन ही बनती है। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन बनती है और दोनों ही कंडीशन में वो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और आभासी प्रतिबिंब और ये कैसा बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहां पे सीधा आभासी को हमेशा, आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये चीजें ध्यान में रखना। तो एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है वो सही है, ये आपको बताना है। जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो भी, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको, ठीक है। और रही बात क्लास को लाइक करने की, तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थितियों पर परिवर्तित नहीं होता। किसी वस्तु का भार स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता। भार, वेग और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल, भार है ना वो वेग और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद में इसने बोला है भी किसी वस्तु का भार वह शक्ति है जिससे वह पृथ्वी को आकर्षित करता है। देखो भी द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है वो कभी भी चेंज नहीं होता भी, नो चेंज, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ये मान ले भी 5 केजी, 5 केजी एक वस्तु पे लिखा है 5 केजी, ठीक है। 5 केजी एक प्रकार से द्रव्यमान एक प्रकार से भारी होता है भी, ये बोल सकते हैं अपन, द्रव्यमान है वो एक प्रकार से भारी होता है, लेकिन भार है वो चेंज हो जाता है भी, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। ये मान लो भी आप 5 केजी चीनी लेके जा रहे हो तो वो 5 केजी ही रहेगी। 5 केजी क्या है, 5 केजी द्रव्यमान है, वो हमेशा 5 केजी ही रहेगी, आप कहीं पे भी लेके चले जाना, लेकिन उसका जो भार है ना वो चेंज हो जाएगा भी। ये 5 केजी क्या है, ये आपका द्रव्यमान है, ठीक है। और जैसे ही इसका जो भार अपन बात करेंगे, भार है वो चंद्रमा पे अलग होता है भी, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम होता है, गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग वो भार है वो सेट होता है। तो ये आपका पहला सही है। इसमें किसी वस्तु का भार स्थिर रहता है, वस्तु का भार स्थिर नहीं रहता भी, वस्तु का भार है वो गुरुत्वीय त्वरण पे कार्य करता है भी। गुरुत्वीय त्वरण, अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर ज्यादा है तो वहां पे भार ज्यादा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो वहां पे भार कम हो जाएगा भी। भार वेग और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये भी बात गलत है। वेट, W फिर वेट, वेट बराबर होता है M, वेट बराबर क्या होता है भी आपके पास में, वेट बराबर होता है ये आपका M इंटू जी, M इंटू जी होता है भी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वेग और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल नहीं होता, ये द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है भी। भार क्या होता है, जो आपका वेग होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है और गुरुत्वीय त्वरण होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद में किसी वस्तु का भार वह शक्ति है जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है भी, नहीं ये बात नहीं है भी, यानी भार के कारण है वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता भी, भार के कारण है आपका जो द्रव्यमान है उसके कारण है। किसी वस्तु का भार वह शक्ति है
जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। ये भी बात नहीं है भी, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। पृथ्वी की ओर आकर्षित तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है भी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, भार के कारण नहीं होता। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखो भी, एक तो होता है आपका गर्म जल, एक होता है आपका ठंडा जल और एक होता है आपका भाप। तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को समझना बढ़िया तरीके से। एएलपी के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं यहां से। गर्म जल के साथ में अभिक्रिया कौन करती है, तो गर्म जल के साथ में अभिक्रिया है वो आपकी मैग्नीशियम करती है, ठीक है। उसके बाद में ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया कौन करती है, तो पोटेशियम, कैल्शियम और आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। उसके बाद में भाप के साथ में कौन सी अभिक्रिया करती है, तो भाप के साथ में है वो आपकी एल्यूमिनियम कर लेगी। एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम है, लोहा है और जिंक। एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक ये क्या है आपकी भार के साथ में, भाप के साथ में अभिक्रिया करती है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, तो सोडियम है ना, जो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ये भाप के साथ में अभिक्रिया करती है। गर्म जल के साथ में अभिक्रिया कौन करती है, मैग्नीशियम करती है। ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया है वो ये पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम करती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी, लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। भी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH ये होता है। और जब इसकी अभिक्रिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा दें तो ये अपने पास में क्या बनेगा, CH3COONA और प्लस में H2O जल बन जाएगा। तो CH3COONA ये आपका क्या है, सोडियम या फिर पोटेशियम लवण बन जाएगा। सोडियम, ये आपका सोडियम लवण बन गया और CH3COOK ये आपका पोटेशियम लवण, यानी ये आपका साबुन बन गया। साबुन कौन सा बना है, ये नहाने का साबुन, और ये आपका क्या बना है, कपड़े धोने का साबुन बना है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें साबुन के अंदर है वो 2 शिरे होते हैं, एक तो आपका होता है जल रागी शिरा और एक होता है आपका जल विरागी शिरा। जल रागी शिरा होता है जो कि जल के साथ में विलयशील होता है, और जल विरागी शिरा होता है वो आपका हाइड्रोकार्बन के साथ में या फिर मेल के साथ में है वो मेल करता है या फिर घुला होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु वाले लवण विलयन में रखा जाता है तो कम अभिक्रियाशील धातु का स्थान ले लेती है। इस अभिक्रिया को के नाम से जाना जाता है। तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं भी, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसके अंदर हमने क्या है, लोहे को रख दिया, तो ये क्या बन लेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। तो क्या बोला, अधिक अपक्रियाशील धातु को कम अपक्रियाशील धातु के विलयन में, ये कम अपक्रियाशील धातु है, इसके विलयन में हमने क्या है, अधिक अपक्रियाशील धातु को रखा है। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे कम अपक्रियाशील धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और स्वयं है वो फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, आपकी विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया होती है जैसे अपने पास में कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड को जब जल के अंदर मिलाया जाता, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है। जब जल के साथ में अपक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे अपन बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और अधिक मात्रा में क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां पे आपकी संयोजन अपक्रिया करते हैं, यानी 2 मिलकर के संयोग हो जाते हैं, 2 मिलकर के संयोग हो जाते हैं, संयोजन हो जाता है इसका, तो एकल उत्पाद बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करती है, HCl प्लस में NaOH, यानी ये HCl अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, उससे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आपके पास में NaCl प्लस में लवण और जल H2O जल बन जाएगा भी। तो ये आपकी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। वियोजन अभिक्रिया है वो होता है जब एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के, एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, वहां पे आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है। AgCl सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में इसको रख देंगे
तो Ag आपका अलग हो जाएगा, Cl क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में Ag और Cl, यानी जब सूर्य के प्रकाश में या फिर जैसे ये मान लो भी ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, जब इसको गर्म किया जाता है तो Zn और जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहां पे क्या हो गया आपके पास में, जब उष्मा देकर के या फिर उष्मा प्राप्त कर करके क्या कर देते हैं, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, वहां पे आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में, प्रतिबिंब है वो वस्तु की दिशा में दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो आवर्धन आपको ज्ञात करना है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो यहां पे आपके पास में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो बनेगा आपके पास से m बराबर -v अपॉन में u, -v अपॉन में u, ये आपका आवर्धन फॉर्मूला होता है। अब v यहां पे क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u यहां पे क्या है, वस्तु की दूरी होती है भी। अब देखो भी ये आपका प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण होता है, और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसका जो दर्पण जो वस्तु रखी गई है वो दर्पण के सामने रखी जाती है, और दर्पण के सामने रखी जाती है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई है, और प्रतिबिंब है वो वस्तु की दिशा में ही बनता है, वस्तु की दिशा में बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, यानी इसके नीचे, यानी वस्तु की दिशा में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसके नीचे इस प्रकार से बन गया 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आपको ये तो पता ही है भी दर्पण के बाईं ओर कोई भी दर्पण हो उसके बाईं ओर जो भी दूरी अपन कैलकुलेट करते हैं वो अपन नेगेटिव में लेते हैं, तो ये भी दूरी नेगेटिव में लेंगे और ये भी दूरी नेगेटिव में लेंगे, तो m बराबर क्या आ जाएगा आपके पास है, माइनस पहले से फॉर्मूले का लगा हुआ है, और v है वो माइनस का 40 आएगा भी, और u है वो माइनस का 20 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b एकम b, b 2 40, तो माइनस का 2, माइनस का 2 पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2 3 नंबर ऑप्शन में भी, 3 नंबर ऑप्शन में है माइनस का 2, ठीक है, ये प्लस का 2 है भी, तो माइनस का 2 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा सही है। तो जिंक और लेड, जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं भी। अब यहां पे अभिक्रियाशीलता का क्रम लिख दे भी, के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, आलू जाने, आलू जाने, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, ये अभिक्रियाशीलता क्रम है भी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, एचजी, मरकरी, एजी, सिल्वर और एयू यहां पे सोना। तो देखो भी जिंक आपका ये रहा, ठीक है, और लेड आपका ये रहा, पीबी लेड, ये क्या है, दोनों क्या है, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर आपका ये रहा भी, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, बिल्कुल सही है पहला बात। जिंक और लेड तांबे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, तो ये बात गलत है भी, यानी इसने कॉपर को तांबे के रूप में लिखे दे दिया भी, कॉपर तो तांबा ही होता है, तो ऊपर वाली बात जो कि त्यों लिख दी, ओनली फॉर चांस क्या किया है, कॉपर की जगह तांबा लिख दिया, और कम अभिक्रियाशील होते हैं, कम नहीं होते भी, ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ये बात गलत है। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने पर लोहे की कील का रंग पीला हो जाता है भी, कॉपर सल्फेट है, अब देखो भी कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, और इसके अंदर जब अपन क्या है लोहे की कील को डुबोएंगे, लोहे की कील को जब डुबोएंगे तो लोहा कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और कॉपर को विस्थापित कर देगा तो ये फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ये क्या है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो डुबोने पर लोहे की कील का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी आपकी सही है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा अभी, पीला कैसे होगा अभी, भूरा होगा, सॉरी भाई सॉरी, पीला नहीं होगा, भूरा, पीला कैसे होगा। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने पर लोहे की कील का रंग पीला हो जाता है, पीला नहीं होता, भूरा होता है भी, ठीक है ना, पीला नहीं होगा, भूरा होगा, ये चीज ध्यान में रखना। जब कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने पर लोहे की कील का रंग पीला हो जाता है, तो पीला नहीं भूरा होगा, यहाँ पे ये भूरा कर लेना भी आप। तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें एक ही ऑप्शन है, एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन कहां पर स्थित होता है।
प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो आपका पेप्सिन एंजाइम है, और ये पेप्सिन एंजाइम है वो कहां से निकलता है? तो ये अमाशय से निकलता है। भी अमाशय से एक तो आपका पेप्सिन एंजाइम निकलता है, पै से पेप्सिन और पै से प्रोटीन, और एक आपका लाइपेज एंजाइम निकलता है, लाइपेज एंजाइम। ये प्रोटीन का पाचन करता है और ये आपका वसा का पाचन करता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी, यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान 3 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें देखो भी, भार आपको ज्ञात करना है। मैंने भार का फॉर्मूला अभी बताया था, W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है? mg होता है, यानी m होता है द्रव्यमान और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो W बराबर क्या हो जाएगा? m कितना? 3 kg है, और गुरुत्वीय त्वरण कितना? 9.8 ये दे रखा है यहाँ पे। तो गुणा करवा दो, 8 या 24, 2 27 और 2 कितने हो जाएंगे? 27 और 2 29। ये आपके पास में एक के बाद में दशमलव, तो 29.4 न्यूटन, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यदि 5 kg द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने पर F1 बल की आवश्यकता होती है, तो 10 kg द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F2 बल की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो भी, पहले में अपन बल ज्ञात कर लेते हैं भी। पहले में अपने को बल कितना लगेगा? बल बराबर होता है ma, यानी मास इंटू द्रव्यमान, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है? 5 kg है, और त्वरण कितना है? तो 10 है। तो यहां पे आपके पास में 50 न्यूटन का बल लगेगा भी, यानी आपके पास में F1 का मान कितना आ गया? 50 न्यूटन। दूसरी वस्तु आपके पास में जो F2 बल देख लेते हैं। द्रव्यमान कितना है? 10 kg है, और यहाँ पे आपका त्वरण कितना है? 12 है। तो इसमें कितने न्यूटन बल लगेगा? 120 न्यूटन। कितना न्यूटन लगेगा भी? 120 न्यूटन लगेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखो भी, ज्यादा बल F2 में लगेगा भी, F2 में जो बल है वो ज्यादा लगेगा। तो ये आपके पास में F2 है वो ज्यादा होगा, और F1 से। यहां तो 50 न्यूटन ही लग रहा है, यहाँ पे 120 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो भी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी माइनस में दे रखी है, माइनस में फोकस दूरी दे रखी है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है अभी? अवतल लेंस है। क्षमता का फॉर्मूला लगा दो, P बराबर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में फोकस दूरी, तो 100/f ये मान आ जाएगा। तो यहां पे P बराबर आपके पास में हो जाएगा 100, और F का मान कितना है? माइनस का 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, माइनस का 4 डायोप्टर। क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। तो आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 4 डायोप्टर आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन पादपों में फ्लोएम द्वारा होता है, ये आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन है वो पादप में फ्लोएम द्वारा होता है। तो फ्लोएम के द्वारा केवल जल का होता है क्या? नहीं, जल का जो परिवहन होता है ना वो जाइलम करता है। जाइलम, जय से जल और जय से जाइलम, ठीक है, जय से जल और जय से जाइलम। उसके बाद में केवल सुक्रोज का करता है क्या? केवल एमिनो अम्ल का करता है क्या? तो यहां पे आपके पास में जो मान होगा वो होगा एमिनो अम्ल और सुक्रोज दोनों का करता है। ये भी एक प्रकार से किस में आते हैं? पोषक तत्वों में आते हैं। ये भी पोषक तत्वों में आते हैं, और पोषक तत्व है वो आपका एक प्रकार से भोजन ही हो गया। एक प्रकार से क्या हो गया? भोजन ही हो गया। तो यहाँ पे फ्लोएम है वो पोषक तत्वों में एमिनो अम्ल और सुक्रोज दोनों का भी प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, और याद रखना, जो जल की गति होती है वो एक दिशीय होती है। एक दिशीय, एक ही दिशा में होती है। और जो आपकी फ्लोएम की यानी जो आपके भोजन की गति होती है वो द्विदिशीय होती है। ये भी ध्यान में रखना, ये ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। द्विदिशीय होती है, दोनों दिशाओं में होती है। यानी फ्लोएम जो आपका भोजन है वो उसकी ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में गति हो सकती है, लेकिन जल की गति है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। भी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी पादपों में
प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा झिल्ली, ये सॉरी पादप के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके बाहर स्थित जो कठोर बाह्य आवरण है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, कोशिका आवरण कहते हैं, या फिर कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? भी सबसे पादप है, पेड़ पौधे हैं, पादप है, इनके बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? सेल वॉल बोला जाता है, जो कि किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है भी, सेलुलोज की बनी होती है। तो पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और ये क्या होती है? मर्त होती है भी, ये आपकी मर्त होती है। तो ये सबसे कठोरतम आवरण होता है भी, सबसे कठोर आवरण प्रदान करती है, जो बाहरी जो वातावरण से क्या है, बाहरी जो एक प्रकार से इनकी बाहरी वातावरण के जो कारक होते हैं उनसे क्या रक्षा प्रदान करती है? कौन? सेल वॉल। ठीक है। कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ये आपकी दोनों में होती है, यूकेरियोटिक कोशिका जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होती है, सॉरी केंद्रक झिल्ली नहीं, जो आपकी कोशिका प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या फिर इसी कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। और ये क्या करते हैं? ये आपकी काइटिन की बनी होती है भी, काइटिन नहीं नहीं नहीं, कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है भाई? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है वो आपकी प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकेन की भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की क्या बनी होती है? आपकी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। और पादप के अंदर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कवक के अंदर जो सेल वॉल होती है ना, कवक के अंदर, वो काइटिन की बनी होती है भी, वो काइटिन की बनी होती है। ये चीजें ध्यान में रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है यहां से। ठीक है, ये आपकी मर्त होती है भी, सेल वॉल। तो यहां पे जंतुओं के अंदर जंतु कोशिका होती है ना, उसमें सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पौधों के अंदर सबसे जो भारी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और ये मर्त होती है, और इसकी खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियों और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्राय प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। वह 3 विशेषताएं कौन सी हैं? यानी कहने का मतलब ये है भी कोशिका की जो आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया या फिर प्राय प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो महत्वपूर्ण विशेषता यह है भी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और गोल्जिकाय, प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो कौन सा पाया जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे देखें तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है, ये सभी में पाया जाता है भी। ये क्या है? तीनों में एक महत्वपूर्ण कोशिका है, एक यूनिक है भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी में पाया जाता है, केंद्रक भी सभी में पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य भी सभी में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका एक प्रकार से, चाहे वो यूकेरियोटिक कोशिका हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, कोशिका द्रव्य भी पाएगा, केंद्रक भी पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, लेकिन उसके क्या है, बाहर झिल्ली नहीं होती हुई, जिसके कारण अपन क्या स्पष्ट रूप से उसको देख नहीं पाते। ठीक है, तो यहां पे कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्राय प्रत्येक कोशिका के रूप में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण कोशिकाओं के कारण संभव होती है। तो वो 3 महत्वपूर्ण कोशिकाओं के कारण है वो संभव कौन सी होती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें समझने वाली बात ये है भी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भी, जो एक सेल है भी, ये मान लो, ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर है वो, ये इसका बाहरी वातावरण हो जाएगा, और इसके अंदर क्या है, केंद्रक होता है। अब इनके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो आपका क्या है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये कोशिका झिल्ली होती है, ये क्या है, पारगम्य झिल्ली होती है, पारगम्य झिल्ली होती है। अब कोशिका की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, कोशिका के अंदर जो गतिविधि हो रही है वो गतिविधि, और कोशिका की पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया है, पर्यावरण के साथ में जो अंतःक्रिया होती है भी, कोई पदार्थ पर्यावरण से ग्रहण करना है या फिर कोई जो पदार्थ है वो पर्यावरण के बाहर, यानी पर्यावरण के बाहर है वो उसको भेजना है,
या फिर अपने से बाहर पर्यावरण में त्यागना है, या फिर पर्यावरण से जो भी क्रिया अंदर लेनी है। तो कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां यानी अंदर की जो सारी की सारी गतिविधियां हैं, और कोशिका की पर्यावरण के साथ जो अंतः क्रिया है, कोशिका है वो पर्यावरण के साथ गतिविधि क्या करेगी, क्या क्रिया करेगी। तो जो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों को अगर बाहर भेजना है तो बाहर भेजेगी, और बाहर से कोई पदार्थ अंदर आना है तो वो उसको अंदर लेगी। तो इसके अंदर जो 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, 3 महत्वपूर्ण अंगक है जो भाग लेते हैं भी। तो पहली बात तो ये है भी आपका जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है भी, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यानी जो चुनिंदा जो पदार्थ होते हैं ना उसको अंदर और बाहर जाने देती है। तो कोई भी कोशिका हो, उस कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली तो होती ही होती है, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में केंद्रक, यहाँ पे आपका जो कंट्रोलर होता है जो कि कोशिका को कंट्रोल करता है, और ये आपका यहां पे ये मान लो भी केंद्रक से कोई पदार्थ है वो बाहर जाना है, केंद्रक से कोई पदार्थ है वो पर्यावरण में जाना है, तो वो कहां से होके जाएगा, वो कहां से होके जाएगा, तो बाहर यहां पे क्या है, ये आपका कोशिका द्रव्य है, तो वो कोशिका द्रव्य से होकर के और कोशिका झिल्ली से होते हुए बाहर जाएगा भी। ये यहां पे इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। चीजें समझ में आ गई क्या भी। कोशिका की जो आंतरिक गतिविधियां, आंतरिक सभी गतिविधियां, अंदर की जो सारी की सारी गतिविधियां, और कोशिका की पर्यावरण के साथ जो गतिविधियां हैं, अंतःक्रिया हैं, उसमें प्रत्येक कोशिका में देखे जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषता के कारण संभव होती है। किसके कारण संभव होती है, तो वो प्लाज्मा झिल्ली के कारण, केंद्रक के कारण और कोशिका द्रव्य के कारण, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर के जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोशिका बोलते हैं। यानी जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसे कोशिका बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। तो ये मिलकर के क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, तो उसे कोशिका कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। और कोशिकाएं मिलकर के क्या किसका निर्माण करती है, कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर के क्या करते हैं, अंग तंत्र का अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। एक कुल्ली 10 केजी भार का सामान उठाया हुआ है, 10 केजी भार का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1 मीटर ऊंचे, जमीन से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर किए जाने वाला कार्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका जी है भी, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है एफ डी, यानी आपके पास में कार्य बराबर, W यानी वर्क, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो W बराबर आपके पास में बल कितना लगा, बल आपके पास में कितना लगा, तो किया गया, तो समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहां पे F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर आपके पास में होता है MA। F बराबर क्या होता है भी, MA होता है। M यहाँ पे द्रव्यमान होता है, A यहाँ पे त्वरण होता है। द्रव्यमान कितना 10 केजी का है, और त्वरण कितना लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है, G लग रहा है, तो 10 G आ गया। यानी आपके पास में फोर्स कितना आ गया, 10 G आ गया, 10 G फोर्स आ गया। तो यहाँ पे 10 G फोर्स आ गया। और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, ये विस्थापन कितने का हुआ, तो 1 मीटर का विस्थापन हुआ, तो इंटू 1 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास में W बराबर क्या आ जाएगा, 10 G, यानी 10 का 1 के साथ में गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, 10 G। और कार्य को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता, ये आपको बताना है। देखो भी, सोडियम क्लोराइड आपका NaCl है, NaCl है, इसका एक टब है, पानी का टब, NaCl का लवण ले रखा है हमने, और इसमें हमने क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है। ये आपका प्लस एनोड हो गया और ये आपका नेगेटिव कैथोड हो गया। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होता है भी, आपका सोडियम और सोडियम पॉजिटिव होता है, वो आपका किस पे चला जाएगा, एनोड कैथोड पे चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। और Cl नेगेटिव होता है, वो आपका किस पे चला जाएगा,
एनोड पे आ जाएगा भाई, ठीक है, एनोड पे आ जाएगा। और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस है वो पॉजिटिव होती है, तो वो आपकी किस पे आ जाएगी, इस पे कैथोड पे आ जाएगी। लेकिन इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं बनती हुई, ये चीज ध्यान में रखना आप, इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है, क्लोरीन गैस बन जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है। लेकिन इसके अंदर है ना वो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो नहीं बनती है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो ये बन जाएगा भी NaOH, यानी क्लोरीन गैस निकलेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाएगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं भी सोडियम किस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी सोडियम है वो आपको कहां पे मिलेगा, तो सोडियम पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव यानी कैथोड पे मिलेगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों में, अधिकांश जो कोशिकीय प्रक्रम है उसमें ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, तो डीएनए होता है या फिर एटीपी होती है या फिर ये आपका एनएडी होती है या फिर आरएनए होता है। देखो भी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम है उसके अंदर ऊर्जा का जो मुद्रा होती है वो एटीपी होती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की मुद्रा होती है। और ये आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, शक्ति हाउस बोला जाता है कोशिका का। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।